हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा पार्ट 2 ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक्स जो भी होता है इंट्रोडक्शन और बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में लिंग्विस्टिक हमारे पास लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या होता है, साथ में हमने देखा था कि एनएलपी पाइपलाइन क्या होता है, वो सारी चीजें को हमने देखा था, पढ़ा था। अब जो है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज दी हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और वेक्टर मॉडल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और वेक्टर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से गो थ्रू करके अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में वो टॉपिक है तो आप इस वीडियो लेक्चर को फॉलो अप कर सकते हो, राइट। तो ये वीडियो हमारे पास हम सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेक्टर मॉडल्स को देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास अलग अलग और टॉपिक्स आएंगे अगले पार्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिससे उनका भी फायदा हो पाए। तो दोस्तों टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करके मैं अगर बात करता हूँ, शुरू करते हैं वीडियो आज का, है ना। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता क्या है? असाइनिंग प्री डिफाइंड कैटेगरीज टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली यूजिंग मशीन लर्निंग। सीधी सी बात है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को प्री डिफाइंड कैटेगरीज असाइन कर देंगे ऑटोमेटिकली। सीधी सी बात है, ठीक है। अब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का पाइपलाइन क्या होता है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का पाइपलाइन हमारे पास होता है, पहले रॉ टेक्स्ट आएगा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, एमएल मॉडल लगा के कैटेगरी लेवल में उसको कैटेगराइज कर देंगे, मतलब असाइन करेंगे कैटेगरी को। ठीक है, तो ये पूरा पाइपलाइन हमारा है वो है किसका? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पाइपलाइन, ठीक है भाई। प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन क्या होता है? ये जो ये वाला पार्ट है ना, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करना, जो रॉ टेक्स्ट आया उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना होता है पता है? ये जो करना होता है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है? टोकनाइजेशन होता है वर्ड्स, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को टोकनाइज करते हैं, टोकन्स में बांट देते हैं। लोअर केसिंग करते हैं, मतलब अगर अल्फाबेट्स अगर कैपिटलाइज होगा तो उसको हम सारे को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। स्टॉप वर्ड रिमूवल करेंगे। अब स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होता है? ऐसे वर्ड जो कि बेसिकली इन इज ये सारी चीजों को हम, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए, उसको हटा देंगे। स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन करेंगे और फीचर एक्सट्रैक्शन हम फिर करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं प्री प्रोसेसिंग में? टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे। ओके, कूल। नाउ कॉमन क्लासिफायर जो हम यूज करते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की यूज करें तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करना पड़ेगा। तो नेव बेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप लर्निंग जैसे सीएनएन बर्ट हो गया, एसवीएम हो गया, ये सारे एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं ये, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। हमारा जो एमएल मॉडल है ना, एमएल मॉडल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना काम, ठीक है। फिर फीचर एक्सट्रैक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये रहा फीचर एक्सट्रैक्शन। और हमारा प्री प्रोसेसिंग का तो मैंने आपको बता दिया। अब उससे कैटेगरी हम उसको लेबल कर सकते हैं एप्लीकेशन स्पैम डिटेक्शन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, न्यूज कैटेगराइजेशन में, टॉपिक लेबलिंग करने के लिए हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूज होता है। या अब हमारे पास आता है बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? हम क्या करते हैं ना दोस्तों, बैग ऑफ वर्ड्स, ये भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय काउंटिंग वर्ड अकरेंसेस। सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे देखो, दी रोज इज ब्यूटीफुल, ये एक मेरे पास सेंटेंस है या फिर एक टेक्स्ट है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक है दी, एक है रोज, एक है हमारे पास इज, एक है हमारे पास ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये कितनी बार आया? एक बार, एक बार, एक बार और एक बार, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो ये जो है हमने क्या किया, काउंट occurrences ऑफ ईच वर्ड, और उसको मैंने एक बैग में डाल दिया। मान लो ये ब्रैकेट जो है, मतलब बेसिकली ये जो बक्सा है ये एक बैग है, उसी को हम बैग ऑफ वर्ड बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हर एक वर्ड को, ईच डॉक्यूमेंट एज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। ऑर्डर क्या है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। किस तरीके से? रोज आया पहले या फिर इज आया पहले, उसको इग्नोर करके हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन को डायरेक्टली काउंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कितनी बार वो आया, और उसको एक जगह एक मैट्रिक्स में सेव करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट D1 है जिसमें लिखा हुआ है आई लव एनएलपी, ये हमारा टेक्स्ट है। और एक डॉक्यूमेंट D2 है, आई लव एआई एंड एनएलपी, ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 है। सीधी सी बात है। तो हमारा वोकैबुलरी क्या बन के आ गया? वोकैबुलरी इज बेसिकली हमारा यहाँ पे आई लव एनएलपी एआई एंड,
ये ही आया यूनिक वर्ड्स, हमने काउंट कर दिए यूनिक वर्ड्स। वोकैबुलरी क्या होता है? यूनिक वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। एक यूनिक वर्ड्स एक सेंटेंस में क्या क्या है उसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। अब D1 और D2 है, आई कितनी बार आया? एक बार आया है। लव कितनी बार आया? एक बार आया है। एनएलपी एक एक बार आया है। एआई इसमें नहीं आया एक बार भी, इसमें एक बार आया है। एंड एक बार भी नहीं आया, यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स मैंने बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये होता है हमारा बैग ऑफ वर्ड्स, BOW, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, हम सबसे पहले वोकैबुलरी बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को, जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों, उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। फॉर ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए हम उसका अकरेंस काउंट करते हैं ऑफ ईच वोकैबुलरी वर्ड। रिजल्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट एज अ काउंट वेक्टर हमारे पास आ जाता है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, सिंपल होता है, इजी टू इंप्लीमेंट, वर्क रीजनेबली फॉर बेसिक क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इग्नोर द वर्ड ऑर्डर, जैसे डॉग बाइट्स मैन, तो वो क्या करेगा, मैन बाइट्स डॉग, दोनों का भाई वर्ड ऑर्डर को इग्नोर कर देता है, दोनों को वन वन काउंट करेगा, तो वर्ड का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे इग्नोर हो गया। हाई डायमेंशनलिटी, वोकैबुलरी एज कैन बी मिलियंस ऑफ वर्ड्स, है ना। अगर मान लो ये तो छोटा छोटा सेंटेंस था, आई लव एनएलपी, और ये छोटा छोटा बहुत ही दो तीन वर्ड्स की हमारे पास सेंटेंस है। बट जैसे अगर बड़ा बड़ा टेक्स्ट अगर आता है, पैराग्राफ आता है, तो उसमें ये करना हमारा हाई डायमेंशनलिटी, मतलब बहुत बड़ा वेक्टर हमारा बन जाएगा। तो एक तो हाई डायमेंशनलिटी। नो सिमेंटिक मीनिंग, मतलब गुड और ग्रेट दोनों को जो है ये अलग तरह से ट्रीट करेगा, एंड ग्रेट ट्रीटेड एज अनरिलेटेड, इसका मतलब दोनों को, क्योंकि वो एक एक काउंट करेगा तो वो अनरिलेटेड है। मूव और स्पार्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पार्सिटी का मतलब होता है हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे, जो बैग ऑफ वर्ड्स का बन रहा है वेक्टर, वो बहुत सारे सेल्स जो है वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि भाई जैसे ये देखो, यहाँ पे ये तो छोटा वर्ड था तो यहाँ पे दो जीरो आ गए। अब मान लो D3 आया, D3 में मान लो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, एनएलपी भी नहीं आया, तो यहाँ पे ये है, ये सारे हमारे जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है। इसका मतलब बहुत सारे जीरोस जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा डॉक्यूमेंट साइज बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बैग ऑफ वर्ड्स, हो गया, तो बाइनरी एनकोडिंग करेंगे। बाइनरी एनकोडिंग क्या होता है, रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट यूजिंग जीरो और वन, क्योंकि बाइनरी हम बोल रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वर्ड, सीधी सी बात है। अनलाइक बैग ऑफ वर्ड, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग इग्नोर करते हैं। इवन इफ अ वर्ड अपेयर 10 टाइम इट इज स्टिल मार्क्ड एज वन। तो जैसे मान लो यहाँ पे आई लव एनएलपी, एनएलपी एक सेंटेंस है, और आई लव एआई है, तो एनएलपी कितनी बार आया है हमारे पास, कितनी बार भी आया हो, एक ही बार हमारे पास आया है तो वन है, अगर नहीं आया वर्ड तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। आई लव एआई, एक बार आई आया है, लव आया है, ये बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो एनएलपी अपेयर ट्वाइस इन S1 बट इट स्टिल एनकोडेड एज वन, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं देखा जाता, यहाँ पे है या नहीं देखा जाता, सीधी सी बात है। तो ये रिपीटेशन जो है वो कम हो जाता है यहाँ पे 22। वन वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड डजंट डोमिनेट, कोई अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड है तो वो डोमिनेट नहीं करेगा। लूजेस ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ड इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो, बैग ऑफ वर्ड में क्या होता है, अगर मान लो कोई ब्यूटीफुल वर्ड है वो बहुत बार आया, मतलब 10 इसकी काउंट है, तो हम समझ जाएंगे कि ब्यूटीफुल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो कितनी बार भी आए वो हमारा वन रहेगा या तो जीरो रहेगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको हम जो वर्ड का इंपॉर्टेंस है वो हमारा यहाँ पे खो जाता है। इसको हम वन हॉट एनकोडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन हॉट एनकोडिंग भी, वन हॉट एनकोडिंग भी बोला जाता है। अब दोस्तों आता है हमारे पास एक तीसरा तरीका, बैग ऑफ वर्ड हो गया हमने देखा, फिर बाइनरी एनकोडिंग देखी, अब आता है टर्म फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी होता है मेजर्स, एक सेकेंड, मेजर्स हाउ फ्रीक्वेंटली अ टर्म अपेयर्स इन अ डॉक्यूमेंट, कितनी बार एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो डॉक्यूमेंट में अपेयर होता है। नॉर्मलाइज्ड बाय डॉक्यूमेंट लेंथ टू अलाउ फेयर कंपैरिजन बिटवीन डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, काउंट ऑफ टी, टी क्या है, पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, इन द डॉक्यूमेंट डी, एंड टोटल टर्म्स कितने हैं डी के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो एनएलपी इज इंटरेस्टिंग एंड एनएलपी इज पावरफुल, ठीक है, तो एनएलपी का काउंट दो बार आया है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, सात है। आप एनएलपी को भी गिनोगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है ना, तो सात वर्ड्स टोटल है। और उसमें से एनएलपी कितनी बार आया है हमारे पास यहाँ पे दो बार आया है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/7 दैट इज 0.286, ठीक है। अब टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ इज अगर कैलकुलेट करें, इज भी कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो 2/7 वही बात आया। तो सेम टर्म फ्रीक्वेंसी है बट इज लेस इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आई, बट बेसिकली देखा जाए तो हमारा एनएलपी वर्ड इंपॉर्टेंट है बट ये कम इंपॉर्टेंट है, तो मोर इंपॉर्टेंट ये है ना। तो ये एक यहाँ पे क्या होता है, परेशानी की बात होती है। प्रॉब्लम विद पीएफ इज व्हाट, कॉमन वर्ड्स लाइक दी, इज एंड अपेयर
जो है एंड अपेयर इन एवरी डॉक्यूमेंट एंड गेट हाई टीएफ स्कोर, ठीक है, बट कैरी नो डिस्क्रिमिनेटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो इज ये सब तो हमारे पास सपोर्टिव वर्ड्स होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, आईडीएफ। आईडीएफ क्या होता है, वेटिंग, बेसिकली हम यहाँ पे वेटिंग लगा देते हैं, तो ये टुगेदर बनता है टीएफ आईडीएफ वेटिंग बन जाता है, या फिर टीएफ आईडीएफ एनकोडिंग बनता है। अकेले टीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये दिक्कत कर देता है, बट अगर मैं टीएफ आईडीएफ की बात करूं, दैट इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेज वर्ड बाई, जस्ट अ सेकेंड, वेज मतलब वेट लेता है वो, वेज वर्ड बाय हाउ फ्रीक्वेंटली दे अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट वर्सेस हाउ रेयरली दे अपेयर अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट्स, रेयर, डोमेन स्पेसिफिक एंड वर्ड्स गेट हायर स्कोर। क्या होता है, देखो टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले टीएफ कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर हमें आईडीएफ कैलकुलेट करना पड़ता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीएफ आईडीएफ स्कोर आ जाएगा। आईडीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईडीएफ का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, दैट इज बेसिकली एन अपॉन में डीएफ और ऑफ टी। अब डीएफ क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी, और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पस कितने हैं वो हमारे पास यहाँ पे देखना है। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं हमारे कॉर्पस में, वो हमारे पास यहाँ पे होता है एन, और डी क्या है कि टी कितनी बार आया है हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, कितनी बार टी में डॉक्यूमेंट्स में आया है, सीधी सी बात है। मान लो हमारे पास कॉर्पस में, कॉर्पस मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो मशीन वाला वर्ड है वो हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट में पाया गया है, ठीक है। आईडीएफ क्या करेगा, आईडीएफ निकालेगा हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ 1000, क्योंकि 1000 डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारा एन हो गया, और ये कितनी बार आया मतलब टी हो गया, ठीक है, डी ऑफ टी, डी एफ ऑफ टी हमने निकाला, तो लॉग ऑफ 100 दैट इज बेसिकली 2 बेस 10, क्योंकि 2 हमारे पास बेस लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 बेस 10 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा लॉग ऑफ बेसिकली ये। अब मान लो वर्ड दी अपेयर इन 999 डॉक्यूमेंट्स, 999 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दी जो है वो कॉमन वर्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वेरी लो, तो टीएफ आईडीएफ मिला के जो है हमारे पास यहाँ पे काम करता है। तो कॉमन वर्ड जैसे दिस इज एंड आईडीएफ इसका 0 होता है, टीएफ आईडीएफ हमारा लो आता है। अगर रेयर डोमेन वर्ड्स की मैं बात करूँ, जैसे आइगन वैल्यू, फोटोन, ये सब क्या है, आईडीएफ इसका हाई आएगा, तो टीएफ आईडीएफ हमारा हाई आएगा। अब आता है स्मूथ आईडीएफ। ये क्या होता है दोस्तों, स्मूथ आईडीएफ, स्मूथ आईडीएफ होता है अवॉइड डिवीजन बाय जीरो। हम जो डिवीजन बाय जीरो को अवॉइड करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लो दोस्तों हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई मशीन है, ये हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स है, 1000 डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास मशीन जो है वो 0 बार आ रहा है, सीधी सी बात है, इसका भी तो निकालेंगे ना आईडीएफ, तो 1000 अपॉन में 0 बेसिकली गलत हो जाएगा। तो इस 0 प्रॉब्लम को हमारे पास यहाँ पे करने के लिए स्मूथिंग हम करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मुला होता है आईडीएफ का वो निकल जाता है एन प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाता है, लास्ट में एक 1 हम यहाँ पे ऐड करते हैं और हर जगह ऐड 1 कर देते हैं। इससे क्या होता है, एनएलपी में हमारा टीएफ-आईडी का यूज कीवर्ड एक्सट्रैक्शन में, सर्च इंजन रैंकिंग वगैरह करने के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फीचर में भी काम आता है, डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी निकालने में काम आता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी हमारा काम आता है टीएफ-आईडीएफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टीएफ-आईडीएफ समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा वेक्टर स्पेस मॉडल। ये क्या होता है भाई मेरे, वेक्टर स्पेस मॉडल क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल है रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज अ वेक्टर्स इन हाई डायमेंशनल टर्म स्पेस। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जब भी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेक्टर स्पेस बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। अनेबल्स जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी कंप्यूटेशन बिटवीन द डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो कि हमारे पास एक वर्ड है एनएलपी, डॉक्यूमेंट 2 में ये इतनी बार आया है, तो ये एक हमारा उसका वेक्टर हो गया, डी3 में इतनी बार आया है और डी1 में इतनी बार आया है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एक जो वर्ड है हमारा एनएलपी और एआई, दो वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनएलपी बेसिकली डॉक्यूमेंट 2 में एक बार आया है, डॉक्यूमेंट 3 में 2 बार आया है, डॉक्यूमेंट 1 में 3 बार आया है। एआई जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार आया है, ऐसे करके हम जान सकते हैं। बेसिकली 2 डायमेंशन है, इसलिए 2 वेक्टर ही बनेगा, 2 ही हमारे पास एरर रहेंगे। कोर आइडिया, हर एक यूनिक टर्म जो है, ईच यूनिक टर्म एक डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन इन द वेक्टर स्पेस, ईच डॉक्यूमेंट अ पॉइंट इन वेक्टर इन द स्पेस, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स क्लस्टर टुगेदर अ स्मॉल एंगल बिटवीन जिसमें होगा, और डिसिमिलर डॉक्यूमेंट्स को फार अपार्ट होगा, मतलब लार्ज एंगल होगा। अब डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन टीएफ आईडीएफ का जो वैल्यू है are typically called as vector components better than raw counts. Application information retrieval text classification में काम आता है, जिसे मैंने आपको बताया, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाते हैं यूजिंग द वेक्टर स्पेस मॉडल, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जब हम वेक्टर स्पेस मॉडल को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें, जहां पे रोज जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हो, कॉलम जो है वो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हो, और जो वैल्यूज है वो हमारा टर्म फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर काउंट को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर टीएफ आईडीएफ को रिप्रेजेंट करता हो। कैसे होता है, मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है,
उसमें एनएलपी वर्ड है, एआई लव वर्ड है, एआई वर्ड है, डीप वर्ड है और लर्न वर्ड है। अब डॉक्यूमेंट 2 में जो है ये हमारे पास 2 बार आया है, 1 बार आया है, 0 बार आया है, 1 बार आया है, 0 बार आया है, ऐसे करके हमने यहाँ पे लिख दिया कितनी बार डॉक्यूमेंट में ये सारी वर्ड आई हैं। इसी को जब हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस मॉडल को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली वेरी स्पार्स, क्योंकि भाई जीरो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशनलिटी वोकैबुलरी साइज के हिसाब से होता है, बहुत ज्यादा डायमेंशन हो जाता है, और इसके लिए हम डायमेंशनली रिडक्शन जैसे एलएसए और पीसीए वगैरह, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वगैरह मशीन लर्निंग का होता है, वो हम यूज करते हैं जिससे हम अपने डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। अब आता है हमारा एक टर्म दैट इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, ये मेजर करता है द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर्स जो होते हैं उसमें हमारे पास जो सिमिलैरिटी है वो मेजर करता है यूजिंग द यूक्लिडियन यूजिंग द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सीधी सी बात है, जो एंगल यहाँ पे बना था ना दोस्तों, आपको बताता हूँ, ये जो एंगल बना था ना, ये एंगल का ये वाला एंगल, एक सेकंड, ये वाला जो एंगल बना था, इस एंगल का यूज करके हमारे पास क्या करते हैं हम, यूज टू फाइंड कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। इसको यूज करके हम कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी का निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ, दैट इज बेसिकली हमारा कोसाइन ऑफ ए कॉमा बी, ए एक डॉक्यूमेंट है, बी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास ये होता है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ दोनों, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ए जो है 110 है, डॉक्यूमेंट 1 हैज आई लव नॉट एनएलपी, डॉक्यूमेंट 2 हैज ऑल सी द वर्ड, तो 111 हो गया। तो ए डॉट बी करेंगे तो 1 इंटू वन, 1 इंटू वन, 0 इंटू 1 तो 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे। मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 2 आया, बी का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 आया। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका कोसाइन सिमिलैरिटी यहाँ पे निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हाई सिमिलैरिटी अगर है, अगर ज्यादा आता है ये, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में रहता है, तो अगर 1 की तरफ आ रहा है तो हमारा बहुत ज्यादा सिमिलर है, अगर 0 आता है तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और मतलब अगर -1 आता है तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, अगर 0 आता है तो इंडिपेंडेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट शेयर 2 आउट ऑफ 3 वर्ड, सीधी सी बात है हाई सिमिलैरिटी में। इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं, देखो वही बात मैंने बताया कि अगर कोसाइन सिमिलरिटी 1 आता है तो आइडेंटिकल डायरेक्शन है, मतलब वेरी सिमिलर डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। फिर 0 आता है तो ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब नो शेयर्ड आइटम्स, मतलब नॉट सिमिलैरिटी, नो सिमिलैरिटी इज देयर। अगर -1 आता है तो बिल्कुल ऑपोजिट है, इम्पॉसिबल विथ पीएफ वैल्यूज, मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। व्हाई नॉट यूक्लिडियन, यहाँ पे दोस्तों हम यूक्लिडियन डिस्टेंस क्यों नहीं यूज करते, बेसिकली अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट अबाउट एनएलपी एंड अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट अबाउट एनएलपी मे बी फार अपार्ट इन यूक्लिडियन स्पेस बट क्लोज इन कोसाइन सिमिलैरिटी, करेक्टली रिफ्लेक्टिंग देयर टॉपिकल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। एनएलपी सर्च इंजन वगैरह रिकमेंडेशन में यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं। देन आता है दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, दैट इज कॉल्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। क्या होता है ये, ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे सेकंड, थोड़ा एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा, उसमें हमने बैग ऑफ वर्ड्स, फिर हमारा बाइनरी एनकोडिंग और टीएफ देखा। टीएफ अकेले काम नहीं कर पा रहा था सही से, तो इसलिए हमने टीएफ आईडीएफ देखा। और उसके बाद आईडीएफ में क्या होता है, क्योंकि डिवीजन हम कर रहे हैं तो 0 आने के भी चांसेस हैं, इस वजह से हम स्मूथिंग उसमें करते हैं, तो स्मूथ आईडीएफ भी हमारे पास होता है। फिर हमने देखा कि वेक्टर स्पेस मॉडल क्या होता है, जब भी हम अपने टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हर एक जो टर्म है वो एक डायमेंशन लेता है हमारे वेक्टर स्पेस का, और डॉक्यूमेंट जो है वो पॉइंट होता है। उसके बाद हम दोस्तों देखा कि जब हम अपने वेक्टर स्पेस मॉडल को डॉक्यूमेंट मतलब मैट्रिक्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि दोनों जो वेक्टर स्पेस मॉडल में जो हमारे पास वर्ड है उसकी सिमिलरिटी निकालने के लिए हम कोसाइन सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूक्लिडियन डिस्टेंस का हमारे पास फाइंड आउट करके हमारे पास क्या करते हैं, सॉरी, क्या होता है कोसाइन सिमिलरिटी, दो डॉक्यूमेंट्स के बीच का सिमिलरिटी निकालने के लिए हमारे पास काम में आता है, राइट। तो अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, नॉट पूरा ही एनएलपी का लास्ट टॉपिक नहीं है, ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, डब्ल्यूएसडी। दैट इज क्या होता है, डिटरमाइनिंग, जस्ट सेकंड, डिटरमाइनिंग द करेक्ट सेंस, मतलब मीनिंग ऑफ अ पॉलीसेमस वर्ड बेस्ड ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट, एसेंशियल बिकॉज मोस्ट वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स, है ना। इसका बहुत ही उम्दा और बहुत ही फेमस रिजल्ट है, मतलब सॉरी एग्जांपल है बैंक का। बैंक जो है दोस्तों वो रिवर का भी हो सकता है, रिवर बैंक, या फिर हो सकता है हमारा फाइनेंशियल जो रिजर्व बैंक जिसे होता है, या पैसे रखने वाली जगह, ठीक है ना। तो ही डिपोजिटेड मनी इन द बैंक, ठीक है। इसका मतलब बैंक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, मनी, डिपोजिटेड मतलब बैंक है,
तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये सेंस लगा पा रहे हैं, इस वर्ड से हम पहले वाला वर्ड को देख के ये लगा पा रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। बट यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, द बोट रीच द रिवर बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड हमारा बोट हो गया, रिवर हो गया, और यहाँ से हम पता लगा पा रहे हैं कि बैंक जो है वो साइड ऑफ द रिवर की बात हो रही है। शी प्लेड अ बैस गिटार, इसका मतलब यहाँ पे बास जो है वो टाइप ऑफ गिटार होता है, नॉट द फिश। एक बैस फिश भी होता है और एक बैस गिटार भी होता है, तो ये फिश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गिटार की बात हो रही है, क्योंकि गिटार लिखा हुआ है, टाइप ऑफ गिटार की बात हो रही है, प्लेड बोला है तो इसलिए हम फिश के साथ प्ले नहीं कर सकते। तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में क्या होता है, नॉलेज बेस्ड वर्ड नेट वगैरह का हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी होता है। फिर हम सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम जैसे एसवीएम हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे क्लस्टरिंग वगैरह एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं, जिससे हम वर्ड को सेंस कर पाए और सिमिलर वर्ड्स को पास में रख के समझ पाए कि अच्छा ये इसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक लेस एल्गोरिदम करके बहुत फेमस एल्गोरिदम है जो कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में यूज होता है। दैट इज बेसिकली हमारे पास जब हम मोस्ट वेल नोन नॉलेजेबल बेस्ड मेथड होता है, ओवरलैप्स द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ ईच सेंस विद कॉन्टेक्स्ट वर्ड, सिलेक्ट द सेंस विद मैक्सिमम ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड नेट बेसिकली क्या होता था, की रिसोर्स मैंने आपको बताया ना, वर्ड नेट तो ये क्या है, हायरार्किकल लेक्सिकल डेटाबेस है, मैंने आपको बताया था डेटाबेस होता है जिसमें सेंटेंस सेंसेट्स मतलब सिनोनिम सेट्स सिनोनिम एंटोनिम वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे होती है। सेंस डेफिनेशन सेमेंटिक रिलेशन सारी चीजें यहाँ पे लिखा होता है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन वही चीज को हमारे पास यूज करता है। कहाँ यूज होता है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, मशीन ट्रांसलेशन में, क्यूएनए सिस्टम्स में, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में, चैटबॉट्स वगैरह में, सर्च इंजन वगैरह में यूज होता है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा सबसे पहला टॉपिक था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं टेक्स्ट को, पाइपलाइन देखा। सबसे पहले हमारा क्या होता था, रॉ टेक्स्ट आएगा, उसको हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, प्री प्रोसेस में हम लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग, जो भी सारी चीजें मैं आपको बताई थी यहाँ पे देखो। प्री प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा एल्गोरिदम हम लगाएंगे मशीन लर्निंग का, जैसे नेव बेस हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन से कैटेगरी में हमारा वर्ड फॉल करता है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बैग ऑफ वर्ड, जिसमें हम सिर्फ काउंट करते हैं कितनी बार वो वर्ड आया है, बट इसमें स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है, बहुत सारे जीरोस हो जाते हैं। फिर दोस्तों आता है बाइनरी एनकोडिंग, जिसमें कितनी बार भी वो आया हो हम उसको आया है कि नहीं वो काउंट करते हैं, आया है तो 1, नहीं आया तो 0। और इससे क्या होता है कि हमारा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, इस वजह से हमारा दोनों का जो कमी थी उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए टीएफ आता है। बट टीएफ क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास फालतू के वर्ड्स को भी इंपॉर्टेंस दे देता है। इस वजह से हमारे पास दोनों मिश्रण होता है, टीएफ और आईडीएफ का। आईडीएफ जो है वो क्या करता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट में जो फालतू का वर्ड है उसको भी हटाने की कोशिश करता है, बट हमने देखा कि यहाँ पे 0 भी आ सकता है कभी, तो इस वजह से 0 के लिए हमने स्मूथिंग ऑफ आईडीएफ भी सीखा। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है वेक्टर स्पेस मॉडल का। ये क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हर एक वर्ड डॉक्यूमेंट का हम क्या करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम अपने वेक्टर स्पेस मॉडल को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। एंड लास्ट में हमने देखा दोस्तों यहाँ पे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, जब हमारे पास अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो करेक्ट सेंस क्या है, करेक्ट मीनिंग को पता लगाना, डिटरमाइन करना हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन बोलते हैं। उसके लिए हम लेस एल्गोरिदम का यूज करते हैं, और नॉलेज बेस में वर्ड नेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्लस्टरिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एनएलपी का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारी चीजें देखी थी, पार्ट 2 में भी हमने देखा था। यहाँ पे पार्ट 1 ऑफ द वीडियो और पार्ट 2 ऑफ द वीडियो दोनों का यहाँ पे क्या है, हमारा समरी है, कंप्लीट हमारा रिवीजन समरी, क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कंप्लीट रिवीजन समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मुलाइज जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ बेसिक टर्म्स, फिनोटिक्स, फोनोलॉजी जो भी हमने सीखा था वो सारी चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे। और पूरा यहाँ पे कंप्लीट जो है आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे समरी भी डाल दिया जो हमने 2 वीडियोस में सीखा था। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का जो हमारा लेक्चर नोट्स है वो सेम है, क्योंकि मैंने सेम ही नोट्स बनाया था, बट क्योंकि वो ज्यादा लंबा हो गया था इसलिए हमने उसको क्या किया था, 2 पार्ट्स में अभी कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है, अब पार्ट 3 में हम कुछ और डिस्कस करेंगे कंसेप्ट जो बचा है ना। पार्ट 1 का जो पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन में वो, और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन सेम होगा, आप उसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो, राइट। सो ये हो था हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट 1 जो हमने पहले कवर कर दिया था, और पार्ट 2 जो हमने आज देखा, जो टॉपिक्स हमने आज कवर किया है। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है, कुछ चीजें समझ में दिक्कत आ रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, मैं डाउट का आंसर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम चैनल में नहीं जाना, इतना नहीं कर सकता, तो आप कमेंट में भी
अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर से करूंगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत मजा आया होगा आपको। अगर दोस्तों मजा आया है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे ऐसे एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।